if you're into good law firms and you're into good corporates, 7 to 10, 12, 15 LPA as initial starting practice is something that is being offered. But I would say that is mostly in metropolitan cities. Juniors are getting somewhere around 15 to 20,000 or maybe 25,000 per month. तो एक जॉब इजीली जॉब मिलना या उस लेवल पे आपने इतना टाइम स्पेंड करा है, आपने यू हैव योर नॉलेज एंड एवरीथिंग, उस लेवल का आपको पे स्केल मिलना कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज है. Hello everyone and welcome to the series of Career Talks with Ishika. इस सीरीज का मेन पर्पस ये है कि हम स्टूडेंट्स की करियर जर्नीज को उनके लिए इजी बनाएं बाय कॉलिंग एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स जो कि उस फील्ड के बारे में हर चीज शेयर करेंगे, स्टार्टिंग विद बेस्ट कॉलेजेस, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, उस फील्ड की रियलिटी क्या है, आगे आने वाले टाइम में स्कोप क्या है, कितना आप अर्न कर सकते हो. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस सीरीज. Today, we have with us Mr. Brijesh Singh Ladwal, who is currently practicing in the Punjab and Haryana High Court as a lawyer. He completed his BBA LLB from North Cap University and then he did his LLM from Punjab University. He will talk about everything, starting with best colleges, job placements, job prospects, different fields in specialization, आगे आने वाले टाइम में किस फील्ड का सबसे ज्यादा स्कोप है, क्या चैलेंजेस आते हैं और कैसे आप उनको ओवरकम कर सकते हो, अपनी पर्सनल प्रैक्टिस कैसे सेटअप कर सकते हो. एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस पॉडकास्ट. So let's welcome Mr. Brijesh Singh Ladwal. Hello, Mr. Brijesh Singh Ladwal. Thank you so much for joining in today. कैसे हैं आप? Firstly, thank you so much for inviting me, Ishika. I'm doing great, and I hope same for you also. Yeah, I am doing really well. Thank you so much, for being here. इस पॉडकास्ट का मेन पर्पस ये है कि जो भी स्टूडेंट्स लॉयर बनना चाहते हैं हम उनके पाथ को थोड़ा सा उनके लिए इजी कर दें. हम ऑलरेडी जो मिथ्स हैं इस फील्ड के, जो रियलिटी है इस फील्ड की, वो डिस्कस करें और उनके लिए इस पाथ को ट्रांसपेरेंट बना दें. सो लेट्स डाइव इन. मुझे आप प्लीज थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो और आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से रही है. Okay, so Ishika, I basically belong to Haryana only, and I have done most part of my education, primary education from Haryana itself. And उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी गुरुग्राम से करी है. मास्टर्स मैंने अपनी चंडीगढ़ से की है, पंजाब यूनिवर्सिटी से, and PG ATM from Nalsar into aviation sector. And I'm practicing here in the Honorable High Court of Punjab and Haryana from past 6 years. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट. सो आपने किस टाइम पे डिसाइड किया कि आपको लॉयर बनना है एंड व्हाई ओनली लॉयर. So, breaking into the pathway, the first thing is when I decided to do law, firstly I did my 12th from humanities stream. So there are generally people believe that there are not many options to it. But I had a clear vision of doing law from my 10th only, after doing my 10th, because I had a very keen interest in the knowledge of constitution. एंड जैसे कि आजकल अगर सब्जेक्ट अभी भी वो प्रिवेलिंग है जो हमारे टाइम पे थे, फॉर एग्जांपल सिविक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, आई हैड माय वेरी डीप इंटरेस्ट इन इट. सो आफ्टर रीडिंग इट आई फेल्ट कि आई शुड एक्सप्लोर दिस एरिया मोर. और फिर मैंने उसके बाद डिसाइड किया कि आई विल गेट इनटू द फील्ड ऑफ लॉ, और लॉयर बनना है वाज इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट. ओके ग्रेट. तो मुझे प्लीज आप ये बताओ, लाइक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है लॉ का फील्ड, राइट? तो कौन से एग्जाम्स हैं जो एक स्टूडेंट को देने पड़ते हैं टू गेट इनटू लॉ. ओके, सो आफ्टर डूइंग 12th, फर्स्टली देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप किसी भी स्ट्रीम से आपको ह्यूमैनिटीज से ही होना पड़ेगा. तो फर्स्ट मिथ जो रहता है कि ह्यूमैनिटीज के बच्चे ज्यादातर लॉ करते हैं, देर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन इट. ओके, एंड आफ्टर दैट इश्यूज में क्या होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं. So before diving into what are the exams, we just need to know one basic fact. There are two type of courses in law. Number one, it is a 5 years law, which is basically done after your class 12. And the other one is a 3 year law, which you basically do after your graduation. So if children are preparing to get into 5 years law, they have to give certain examinations to get into the universities. तो उसमें क्या होता है कि एक कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 26 एनएलयूज है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन विद दैट फैक्ट. तो उसमें अगर आपको एंटर करना पड़ता है तो यू हैव टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड क्लैट.
जो क्लैट का एग्जाम होता है, सीएलईटी का एग्जाम उनको देना पड़ता है आफ्टर क्लास 12। उसके बाद में एआईएलईटी का एग्जाम होता है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के लिए, विच इज इन द्वारका। तो एआईएलईटी का जो एग्जाम होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट देन द कंसोर्टियम क्लैट का जो एग्जाम है उसके साथ, उसके कंपैरिजन में, राइट। उसके बाद में जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई थिंक 2022 और 2023 में इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टार्टेड इट्स 5 ईयर लॉ कॉलेज, दे आल्सो हैव स्टार्टेड विद दिस प्रोग्राम। अदर देन दैट, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, उसके अंदर यूआईएलएस एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। वहां से 5 ईयर लॉ का जो एक यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है उसके अंदर एंटर करते हैं, विच हैज 3 कैंपसेस। वन इज इन चंडीगढ़, द अदर टू इज इन, वन इज इन लुधियाना एंड द अदर वन इज इन होशियार। एंड इस एग्जाम के लिए चिल्ड्रन हैव टू गिव पीयूसीईटी का एग्जाम, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एग्जाम अलग होता है। सिमिलरली स्टेट की कुछ यूनिवर्सिटीज होते हैं जो राजस्थान की जैसी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वहां पर अलग सीटी का एग्जाम होता है, और सिमिलरली इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अपने एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटीज के अपने एग्जाम होते हैं। एंड तो बेसिकली सम अप अगर इसको हम करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर कोई पढ़ना चाहता है या हम उसको समझाते हैं, तो जनरली पीपल प्रेफर नंबर वन इज क्लैट, आईलेट एंड सीईटी के एग्जाम, इनको आप प्रिपेयर करते हैं। और इनका सिलेबस मोर और लेस सिमिलर ही होता है, विच वी हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ एंड लॉजिकल रीजनिंग and somewhat of maths and English. So, if you have a good understanding of that, you get an admission into any of these colleges. Thereafter, जो private institutes जो law करवाते हैं, in that उस law के उसके अंदर कई universities जो होते हैं वो CLAT के basis पे ही admissions देते हैं, and some universities have their own set of examination. For example, Symbiosis Law School has a different set of examination. OP Jindal has a different set of examination. सो ये जनरल तरीके से अगर हम समझना चाहें तो एग्जाम्स एंड एंट्रेंस यहाँ से शुरुआत होती है आफ्टर 12th। ओके, राइट। तो जैसे आपने एक 3 ईयर लॉ की बात करी है, एक 5 ईयर प्रोग्राम की बात करी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एंड एक स्टूडेंट कैसे चूज करे दैट ही शुड गो फॉर अ 3 ईयर लॉ और अ 5 ईयर लॉ? Okay, firstly, that's a very beautifully organized question, I must say. Okay, if you clear CLAT after 12th और आपको लगता है कि I think I have my interest and I just want to get into the field of law, then definitely after 12th बच्चा 5 ईयर लॉ प्रोग्राम को चूज कर सकता है। So there is nothing big, small, right, wrong in choosing what is better or not. You have to think, you have to see if financially everything is good, and if you are, you can certainly give half of a decade, matlab, without any issues, without any pressure, you are ready to dive into the field of law and understand and have a graduation, then definitely children choose for this. And on the other hand, generally, जहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं एकदम से I cannot get into it, then definitely there is a 3 year program available. ओके, सो वी कैन कंक्लूड कि जो भी स्टूडेंट्स अभी श्योर नहीं है कि उनको लॉ ही करना है, दे कैन एनरोल इन द 3 ईयर प्रोग्राम। एंड जो Very स्टूडेंट्स श्योर हैं, दे कैन एनरोल इन द 5 ईयर प्रोग्राम। एंड ये भी होता है कि इफ जस्ट इन केस यू हैव सर्टेन फाइनेंशियल ट्रबल्स, तो यू गो विद द 3 ईयर प्रोग्राम एंड देन यू कैन गो विद द अदर वन। absolutely. ओके, ग्रेट। तो आपने जैसे फीस की बात करी, राइट? सो क्या फीस होती है यूजली एक लॉ प्रोग्राम की किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में? It is somewhere around 60 to 80,000, probably a lakh also per semester. हम्म, ओके। तो जनरली जो एक 5 ईयर लॉ कोर्स जो है, अगर आप एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हैं तो इट इज समवेयर अराउंड 10 lakhs के आसपास आप मान सकते हैं। दैट इज टू मच फॉर अ नॉर्मल। इंडीड इट इज। या, ओके। सो 5 to 7 बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं फॉर लॉ? Top 2 to 3, 4 universities, if I make you count, definitely NLU Delhi is one amongst them. Then we have National Law School of Bangalore. Then we have Nalsa Hyderabad. Then we have Gujarat National Law University. Of course, these are all the NLUs which we have in the top list. ओके,
सो Yes. जैसे बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस होती हैं, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, राइट? सो एक स्टूडेंट को कैसे अपना स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहिए एंड व्हाट इज द डिफरेंस अमंग्स देम? So let's just break it down into understanding from which stream you come to. Okay. So for example, if there is a student who comes from the stream after 12th, he comes from a stream of non-medical. तो एक बच्चा non-medical पढ़ के आया in which he has a subjects of PCM, physics, chemistry, math, and he has a lot of interest in science as well as in law. So he needs to maintain a balance. In that very case, of course, we have a BSc LLB program also available, but it is not very much prevalent and it is not very easily available in any of the colleges. कि आप किसी भी कॉलेज में जाएंगे आपको वहाँ BSc LLB प्रोग्राम मिलेगा, right? Number two is, for example, somebody is coming from a commerce background and he loves commerce and he loves trade, transactions, money, calculations, and everything. So definitely they can choose for a BCom program. So BCom program and BA program are easily available courses जो है यूनिवर्सिटीज में आजकल अवेलेबल है. तो बीकॉम प्रोग्राम आपके वो प्रोग्राम, अब अगर बच्चे को ये लगता है कि आई वांट टू गेट इनटू अ बीकॉम प्रोग्राम वेयर आई कैन लर्न some of the things of finance also, and I can also learn the terminologies of law and have an understanding of law. It is a very good amalgamation where you understand both the subjects to a very close relation. For example, you are good into it, you can get into direct, indirect taxes, laws. You like laws and you like taxes. It's such a great combination. आज के time पे to do your specialization, you can be into corporate laws. So it is something like that. ओके. And BA program, there is no restriction to it. You get to know, you get the information all about the BA subjects, basic BA subjects like history, geography, and economics. और ये basic subjects रहते हैं BA programs में. Similarly for BBA program. सो मुझे ये पूछना है कि जैसे इफ इंडिविजुअल इज डूइंग बी कॉम एलएलबी, वो कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी फील्ड्स खुल जाएंगे? लाइक कॉर्पोरेट्स प्रोबेबली उसके लिए विल बी इजियर टू टारगेट, क्योंकि उसने फाइनेंस के बारे में भी पढ़ा है। तो ऐसे हर एक फील्ड में कौन से ऑप्शंस उस स्टूडेंट के लिए ओपन हो जाएंगे? Choosing your basic graduation will not make you the right candidate to enter into any of the corporates if you think. A ओके. BSc student can also get into a corporate program. Similarly, a BA student can also get into a corporate, job. ऐसा कुछ सबसे पहली बात कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं. सो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बताओ जो कि बहुत अच्छी हैं, एंड इफ अ स्टूडेंट डज नॉट गेट इनटू द बेस्ट कॉलेजेस, तो वो उनमें जा सकते हैं. So to name a few private universities based upon the ranking again, I think will be Christ University, Symbiosis University, and we can also name OP Jindal in that list. तो ये कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इन हरियाणा इटसेल्फ. हम्म. आई वुड से फॉर एग्जांपल आप चंडीगढ़ से हमारे को यहाँ पे कैपिटल में है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी इज डेफिनेटली वन अमंग्स देम. तो 5 years लॉ प्रोग्राम इज बीइंग ऑफर्ड बाय UILS चंडीगढ़, होशियारपुर एंड लुधियाना हम्म. उसके अंदर. एंड if you want to get into a 3 year program, then पंजाब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ लॉज है. तो इसके अलावा जो हमारे हरियाणा में यूनिवर्सिटीज हैं, वी हैव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वी हैव महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, वी हैव महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी. So these are a few good universities in the state also. Of course, one can apply into state universities and central universities also. ओके. सो ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं जिसमें एक स्टूडेंट को इनरोल करना चाहिए जब वो अपनी एलएलबी कर रहा है? जब आप एक वेदर इट्स अ 5 year लॉ और 3 year लॉ, irrespective ऑफ दैट, जब आप लॉ कर रहे हैं तो वन थिंग आई बिलीव समवन शुड अंडरस्टैंड इज, from a lawyer we expect good knowledge, and we also expect that one should be a good orator also. One can definitely get into the moot courts. आपको उससे एक कोर्ट रूम एक्सपीरियंस का आपको एक आइडिया लगता है. उसके अलावा यू गेन दैट कॉन्फिडेंस, to participate and to compete with the best universities, and to be among the competition and to understand, yeah, of course, where you are right now. So definitely moot courts are one of the extracurricular activities I highly, highly recommend one should get into. Then definitely you can get into debate competitions, you can get into the MUNs and all of these competitions.
So, other than studies, a Yeah, student should focus on extracurricular activities and studies should not indeed. be the only focus. So, Please. एक स्टूडेंट को challenges क्या आते हैं जब वो अपनी एलएलबी कर रहे होते हैं? आपको क्या challenges आए जब आप अपनी बीबीए एलएलबी कर रहे थे? बेसिकली लॉ स्कूल के अंदर नो डाउट बहुत चैलेंजेस आते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर कोर्स। द प्रोग्राम इज ऑल डिजाइन्ड इन सच अ मैनर जहां पर आपको आपके सीनियर्स भी आपकी मदद करते रहते हैं, एंड देन यू ऑल्सो ग्रो इन सच अ मैनर वेर यू फील लाइक दैट आई विल ऑल्सो हेल्प माई जूनियर्स। वन थिंग दैट आई बिलीव कि कहीं ना कहीं शायद किसी को मुश्किल आ सकती है, वो इस चीज में होता है इंटर्नशिप्स के अंदर। तो हम्म इंटर्नशिप्स कहीं ना कहीं लगवाना, या बहुत अच्छे टॉप लॉ फर्म्स के अंदर या अच्छे कॉर्पोरेट्स के अंदर और हम्म ऑफिसेस के अंदर में जब आप एक इंटर्नशिप अप्लाई करते हो तो यू गेट disheartened मेनी टाइम्स। आई आई हाईली रिकमेंड कि one should definitely focus on consulting with your seniors who are already working in good corporates or who are working in law firms। हम्म आप जितने लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, आप उसको हम्म बढ़ाते रहिए अपना नेटवर्क, एंड ऑल्सो हैव द courtesy towards the nobility of this profession। So, जैसे हम when a student has completed their BA LLB और BCom LLB, तो उसके बाद students go for LLM। तो क्या specializations होती हैं? How should a student choose their specialization and which specialization has a lot of scope right now and future में भी उसका scope रहेगा according to you? जो बेसिकली एलएलएम है, वो एलएलएम आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि आपका एरिया किस आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है, और आप एलएलएम उसमें करना चाहते हैं कि भी नहीं करना चाहते। बिकॉज समवेयर आई बिलीव कि एलएलएम जो है आपको एक जॉब सिक्योर नहीं करके देती है कहीं ना कहीं, और प्रोबेबली, और वी कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि कुछ एक एरियाज में करके भी देती है। फॉर एग्जाम्पल, देर इज एन एग्जामिनेशन ऑफ क्लैट, एज आई हैव टोल्ड यू। तो एक क्लैट होता है यूजी का, क्लैट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का जो एक एग्जाम होता है, हम्म एंड द अदर वन इज क्लैट पीजी का एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम होता है। हम्म जो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम होता है उसके बेसिस में कुछ पीएसयू जो होते हैं, गेल है, जीएआईएल, हम्म ओके, कुछ और ऐसे पीएसयूज हैं, मिनी रत्नास हैं, जो आपको इसके बेसिस पे आपको जॉब सिक्योर करके देते हैं बेस्ड अपॉन द रैंकिंग ऑफ योर क्लैट पीजी स्कोर। जो आपको मास्टर्स करने का एक कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है, वो आपको हायर स्टडीज में और एक इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए आप कह सकते हैं कि आपको मिलता है। जो आपकी मास्टर्स है कुछ एक गवर्नमेंट एग्जाम्स में जरूर बहुत आपकी हेल्प करती है। जैसे कि कुछ एक एग्जाम्स होते हैं जहां पर एलएलएम इज मस्ट, वेयर दे से कि पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सिमिलरली कुछ एक एग्जामिनेशंस ऐसे भी होते हैं जहां पे अगर किसी ने मास्टर्स कर रखी है तो उनका एक्सपीरियंस जो टाइम पीरियड होता है उसे कम कर दिया जाता है, उस पर रिलैक्सेशन मिल जाती है। तो हम्म डेफिनेटली एलएलएम आपका उस एरिया तक ठीक है। बट इफ यू आर थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू लिटिगेशन, दैट इज टू प्रैक्टिस लॉ इन द फील्ड, यू हम्म वांट टू कम एंड आर्ग्यू द मैटर इन द कोर्ट्स, तो कहीं ना कहीं अगर इफ somebody is thinking कि एलएलएम करके उनको एक बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है, तो इट इज गुड फॉर योर नॉलेज बूस्टिंग। डेफिनेटली अगर किसी को एलएलएम करनी है फॉर नॉलेज बूस्टिंग एंड स्पेशलाइजेशन, हम्म it's not a bad option. Definitely you can get into it, and surely you get some advantages and relaxation if you are applying for government positions। So Yes, now that you have spoken about government jobs, तो क्या government jobs एक student के लिए खुल जाती हैं after he has completed his BA, LLB, LLB और LLM? हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स आती हैं। ओके, बट अदर देन दैट जो स्पेशलाइजेशन एरियाज हैं, डेफिनेटली सबका जैसे इंटरेस्ट होता है कि लॉ करके हम जुडिशरी की तैयारी करें, और डेफिनेटली हम जजशिप करें आगे जा करके। तो जजशिप इज डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग। उसके बाद में एडीए और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के एग्जाम्स निकलते हैं। फिर उसके बाद में जो कहीं ना कहीं आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, इनके अंदर भी आपके आगे जा करके खुलते हैं एग्जाम्स। जैसे लोग बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की तैयारी करते हैं, वैसे ही लॉ के प्रोफेशनल्स के लिए भी इसमें वैकेंसी होती है। बट वही बात आ जाती है कि ऑल इंडिया लेवल पे जब ये कंपटीशन होता है, तो जहां मान लीजिए पीओ की वैकेंसी, फॉर एग्जांपल बैंक पीओ की वैकेंसी में 100 वैकेंसीज हैं, तो वहीं पर लॉ के लिए वो वैकेंसीज 10 पर आ जाती हैं। तो हम्म ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक चैलेंज रहता है किसी भी पीएसयू में, मिनी रत्ना में। इसके अलावा डेफिनेटली इफ somebody इज इंटरेस्टेड इनटू जॉइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, अगर किसी का इंटरेस्ट रहता है उसके अंदर, जेएजी है, जज एडवोकेट जनरल,
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी के लिए ये कंडक्ट किया करवाया जाता है। इसमें हमारे टाइम पे तो, उस टाइम पे सिर्फ एसएसबी हुआ करता था कि आपके स्कोर्स के बेसिस पे, इफ यू आर स्कोरिंग गुड एंड आपके 10th 12th एंड आपका एलएलबी में जो स्कोर होता है उसको कंबाइन करके एक नंबर बनाया जाता था, और उस नंबर के बेसिस पे फिर शॉर्टलिस्ट करके कैंडिडेट्स को एसएसबी के लिए बुलवाया जाता था। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग। बट नाउ आई थिंक नाउ दे आर टेकिंग द क्लैट का जो आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड होता है उसको भी अभी लोग काउंट इन कर रहे हैं उसके अंदर, उसके बेसिस पे ही आपको एसएसबी में कॉल कर रहे हैं। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए ये है कि यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बीए एलएलबी और बीबीए यस, एलएलबी, एलएलबी, राइट? एलएलबी इज द क्राइटेरिया, राइट। राइट, यस, राइट, राइट। ओके, एंड वंस अ स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड द एलएलबी तो फिर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यस, ओके, एंड कुछ यस। परसेंटेज, कुछ मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए एक स्टूडेंट का टू अप्लाई फॉर दीज पोस्ट? आई थिंक इट इज 55% टू 60% का एक रेंज है। ओके। रिलैक्सेशन में आई थिंक 55 या 50% है, और जनरल 55 to 60% रहता है। ओके, तो ये यस। आर्मी के लिए, नेवी के लिए ये सेम ही एग्जाम रहता है? जैक का जो आपका पोजीशन है जज एडवोकेट जनरल के लिए, हम्म। ये बेसिकली करवाया जाता है बाय इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। हम्म। जैक का जो आपका एसएसबी होता है उसके अंदर आपके क्लैट के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेम ही रहते हैं, हम्म। और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है एसएसबी का वो भी सिमिलर ही रहता है। बट ओके। इनकी वैकेंसी अलग अलग निकलती रहती है। हम्म। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड्स है, वो भी एसएसबी के बेसिस एसएसबी ही करवाते हैं। हम्म। बट दे हैव अ प्रीलिम टेस्ट आल्सो, इन हम्म। विच आपका फर्स्ट राउंड अलोंग विद योर रीजनिंग टेस्ट आप देते हैं। उसके बाद में इफ यू क्वालिफाई दैट, देन दे कॉल यू फॉर रेस्ट ऑफ द नो जो आपके टास्क होते हैं उनके लिए आपको बाद में बुलाया जाता है शॉर्टलिस्ट करने के बाद में। तो अगर आपको आर्म्ड फोर्सेस में, या फिर आपको अगर सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आपका इंटरेस्ट होता है, तो हम्म। उसके अंदर एंट्रेंस के अलग तरीके हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के अंदर वाया जैक अगर आपको जाना है, तो फॉर दैट यू हैव टू गिव एसएसबी। इफ हम्म। यू वांट टू गेट इनटू इंडियन आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, हम्म। उसके अंदर जाने के लिए नाउ दे रिक्वायर एन एक्सपीरियंस ऑफ आई थिंक 5 to 7 years। उसका एक टाइम टेन्योर ऑलरेडी गिवन है, उनकी जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको लेते हैं उसके अंदर। ओके, सो जैसे हम जैक की बात कर रहे हैं तो इसमें कुछ एज लिमिट होती है क्या कि आप एक पर्टिकुलर एज लिमिट पे ही अप्लाई कर सकते हो? यस, यस। जैक की एज लिमिट जो है 21 to 27 है ओके। फॉर लॉ प्रोफेशनल्स, आई एम सेइंग। राइट। और इनके इसके पर्क्स क्या होते हैं इस जॉब के? सैलरी क्या मिलती है इनिशियली? So basically, when I say that you are a JAG officer, you join as a JAG officer, but you sorry join as a lieutenant only in the Indian Army, and आपके जो सिमिलर रैंक्स पे जो सारे ऑफिसर्स हैं, इट इज ऑल सिमिलर टू दैट ओनली। सो जब एक स्टूडेंट ने अपनी एलएलबी कर ली और एलएलएम भी कर लिया तो क्या ऑप्शंस खुल जाते हैं एक स्टूडेंट के लिए? एग्जाम्पल कि आप लॉ फर्म्स में काम कर सकते हो, लिटिगेशन में काम कर सकते हो, तो और कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें एक स्टूडेंट काम कर सकता है, और कौन सा फील्ड इज ग्रोइंग राइट नाउ? आप सिर्फ बीबीए एलएलबी या सिर्फ एलएलबी करते ही आप किसी भी जॉब में आ सकते हैं। देर इज नो सच ऐसा डिमांड ऑफ कि आपकी मास्टर्स भी होनी चाहिए। तो हम्म। ये कहीं एक मेंटालिटी ना होनी, या फिर आई मीन एक मिथ ना क्रिएट हो कि मेरे को लॉ करने के बाद मास्टर्स 1 साल की 2 साल की करनी पड़ेगी, उसके बाद ये जॉब मिलेगी, ये नहीं होना चाहिए। तो लॉ करने के बाद में डेफिनेटली काफी सारे आपके पास में एवेन्यूज खुल जाते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली वी कैन थिंक ऑफ सर्टेन सेट। फॉर एग्जांपल आप लिटिगेशन में एंटर कर सकते हैं। यू कैन गेट इनटू यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिस अंडर अ सीनियर, एंड आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरुआत कर सकते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद में आपकी कॉर्पोरेट जो प्रैक्टिस होती है दैट इज डिफरेंट, एंड कंपनीज की जो प्रैक्टिस होती है दैट इज डिफरेंट। तो एक वो एक सेट होता है, फिर एक लॉ फर्म प्रैक्टिस होती है। फिर उसके अलावा आपके पास में, जैसे हमने पहले कंपनी जो आपकी जॉब्स हैं वो डिस्कस करी, जहाँ पर बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैग्स ये सब आ जाते हैं। जैग जो है पोस्ट है वैसे आ जाती हैं। और इसके अलावा आपके पास में और जॉब वेन्यूज खुलते हैं, जैसे कि पीएसयूज के अंदर डिपार्टमेंटल इंस्टीट्यूशंस। दीज आर अ फ्यू सेट, एंड आफ्टर दैट
अगर आप जुडिशरी में एंटर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जुडिशरी इज अनदर थिंग दैट यू कैन टारगेट। एंड इसके बाद में अगर आपने मास्टर्स करी है देन यू हैव एरिया ऑफ टीचिंग वेर यू कैन एंड यू वांट टू कंटिन्यू इनटू रिसर्च सेक्टर। तो डेफिनेटली मतलब इस लॉ कोर्स के बाद में, प्रोफेशनल कोर्स के बाद में, डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ एवेन्यूज टू एंटर इनटू। बट वी हैव टू कीप इन माइंड, एक चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि अगर हम जॉब्स के बारे में बार बार सोचते हैं तो वैकेंसीज एक्चुअली में बहुत कम है मार्केट में, अगर हम रियल नंबर्स की जब हम बात करने आते हैं तो। अगर उस चीज को देख करके वी आर थिंकिंग कि एवरीबडी कैन गेट इनटू अ जॉब सर्वाइवल के लिए, तो इट बिकम समवेयर डिफिकल्ट। So a lot of people who graduate in law, they have this one thing that they want to work in corporates, right? So corporates का reality क्या है? मतलब work pressure क्या है? How can you get a job in a corporate and pay scale क्या रहता है? जो कॉर्पोरेट्स होते हैं नाउ, फर्स्टली देयर इज अ डिफरेंस दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि कॉर्पोरेट जो है वो अलग है, कॉर्पोरेट वर्क कल्चर इज डिफरेंट, लॉ फर्म वर्क कल्चर इज डिफरेंट, लिटिगेशन वर्क कल्चर इज डिफरेंट, एंड कंपनीज वर्क कल्चर इज डिफरेंट। तो एवरीबडी थिंक्स कि जब हम कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं तो हम लोग कंपनी वर्क सेक्टर की भी बात कर रहे हैं, हम लोग लॉ फर्म की भी बात कर रहे हैं। तो वो एक डिफरेंशिएशन होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी टाइम्स इफ योर केस इज लिस्टेड एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, right? So definitely you'll be working for long hours on that day so that you can represent your matter in the best manner on the very next day, right? You should not leave any stone unturned. तो आप उस लेवल पे मेहनत करेंगे ही। सिमिलरली प्रेशर, चाहे आप लिटिगेशन में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में हो, चाहे आप कंपनी में, आपको हमेशा रहेगा। यू शुड ऑलवेज बी एबल टू मैनेज प्रेशर इन दिस फील्ड। तो वो जो एक 5 ईयर कोर्स है या 3 ईयर जो कोर्स है, इट गिव्स यू स्ट्रेंथ टू बेयर दैट प्रेशर। Hmm. तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकेंडली, कॉर्पोरेट जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, कहीं ना कहीं, कि कॉर्पोरेट लॉ फर्म प्रैक्टिस इज डिफरेंट एंड कॉर्पोरेट कंपनी प्रैक्टिस इज डिफरेंट। तो कॉर्पोरेट कंपनीज प्रैक्टिस इज समवेट सिमिलर टू योर जॉब्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, somebody has a time of 10 to 6 or 10 to 7, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो सिमिलर होता है। Okay. और अदर देन दैट, जो लॉ फर्म टाइमिंग्स होते हैं वो हमारे थोड़े डिफरेंट होते हैं। उसमें जनरली क्या होता है, सिंस वी हैव अवर कोर्ट टाइमिंग्स इन द मॉर्निंग which starts at 10, so we have to be prepared at least 1 or 2 hours prior to the court times. So Hmm. we generally start working at 8 o'clock in the morning, and Hmm. then we wind up with our court timings by 4 o'clock in the evening, and then we again sit in the office at 5 to prepare our bunch of matters for the very next day. So that again takes 3 to 4 hours. So at least we are sitting for 5 to 9, 5 to 10, 5 to 11 after that. तो Hmm. वहाँ एक वर्क प्रेशर, वर्क टाइमिंग आपका कोई फिक्स नहीं है इस फील्ड में। Hmm. तो व्हेन यू आर इनटू लॉ फर्म प्रैक्टिस और फॉर से टू इन लिटिगेशन, आई से Hmm. लिटिगेशन में टाइमिंग फिक्स नहीं है एंड डेफिनेटली प्रेशर भी है। Okay. So, how hard it is for graduates to start their own personal practice? And जैसे इस फील्ड में आप अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो, मार्केट नहीं कर सकते हो, तो कितना डिफिकल्ट हो सकता है? एंड व्हाट कैन अ स्टूडेंट डू, टू एस्टैब्लिश अ सक्सेसफुल प्रैक्टिस? Okay. So, firstly, we'll discuss how a graduate should start his practice. So, my first advice is definitely one should join a senior for a good amount of, good period of time, ताकि वो पहले इस प्रोफेशन को समझे। और आप अपनी प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सबसे पहले शुरुआत कर सकते हैं। और यू शुड गिव अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रैक्टिस को। ये नेटवर्किंग जो होती है वो वर्ड ऑफ माउथ से होती है। वर्ड ऑफ माउथ आपका आपके रिजल्ट के बेसिस पे मिलेगा, और रिजल्ट आपकी नॉलेज के बेसिस पर आता है। तो आई हाईली रिकमेंड आफ्टर ज्वाइनिंग अ सीनियर, वन शुड definitely be patient enough in this profession, because it takes a lot of time. It Hmm. takes a lot of time. You must have seen a lot of senior advocates, learned advocates, those who are earning good, but trust me, everybody took their own, pace and time. सो लॉ के प्रोफेशन को बहुत ही ग्लैमरस दिखाया जाता है इन वेब सीरीज एंड मूवीज, राइट? सो व्हाट इज द रियलिटी? क्योंकि ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स गेट इन्फ्लुएंस्ड कि कोई पुलिस ऑफिसर लॉयर को पकड़ रहा है, तो लॉयर ने उसको पीट दिया, एंड दे वुड सी कि इतनी पार है इस फील्ड में, तो हम ये वाला प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द रियलिटी?
The reality is ki definitely when you are, you know, when you're an advocate, definitely you have a lot of powers. But as Spider-Man says, and I quote, that with great powers come great responsibilities. So one must ensure that he is bearing all the responsibilities that he has on his shoulders. तो ऐसा नहीं है कि पावर्स नहीं है, डेफिनेटली वी हैव पावर्स, बट उससे कहीं ज्यादा हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इट इज बीन शोन. तो जो आप टीवीज में देख करके एक्सपेक्ट करके, तो इट इज इक्वलेंट टू कि आप एक सुपर हीरो की मूवी देखते हो, या आप एक सुपर कॉप की मूवी देख करके इंस्पायर होकर के आप बोल रहे हो कि आई ऑल्सो वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, आई ऑल्सो वांट टू बी अ कॉप, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ ड्यूटीज. तो इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो आई वॉज रीडिंग इट समवेयर कि जो लॉयर्स हैं, लाइक एवरी स्टूडेंट जिसको जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है, तो पहले तो एक पेरेंट्स सजेशन देते हैं कि सरकारी नौकरी कर लो, और दूसरा होता है कि लॉयर बन जाओ, राइट? सो दिस इज वेरी इन लेमैन लैंग्वेज, ये मैंने देखा है, अपने आसपास भी देखा है, एंड आई वॉज रीडिंग इट समवेयर, राइट? सो आई थिंक दैट पीपल are not working on the quality of the education that they're getting and things like that. तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रही है. इज दिस द ट्रूथ और नॉट? मुझे थोड़ा सा इन दोनों चीजों के बारे में प्लीज बताओ. ओके, सो आई गॉट टू हियर इट फ्रॉम समवन, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये आज के टाइम पे वी वर जस्ट इन अ चिट चैट एंड आई जस्ट हर्ड इट फ्रॉम समवन सेइंग कि लॉ इज द न्यू इंजीनियरिंग. That हम्म. everybody used to get into engineering at a point of time, पर हम्म. आज सभी के सब everybody wants to get into law. तो हम्म. हर एक प्रोफेशन का और हर एक ग्रेजुएशन स्ट्रीम का जो बूम आता है, आई थिंक वो लॉ का आज के टाइम पे आ रखा है. हम्म. But people think it is easy to make money in this profession, or it is easy to get admission into this. कुछ नहीं है, 5 साल में हो जाएगा, 5 साल होते ही हम लोग लखपति हो जाएंगे, हमारा हम्म. कॉर्पोरेट्स में करोड़ों का पैकेज लगेगा, और ये सारी चीजें विल बी हैविंग मर्सिडीज एंड ऑल. इट्स अवे फ्रॉम दैट. रियलिटी में ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस में आई हैव नॉट सीन एनीथिंग लाइक दैट, आई से. तो दूसरी बात है कि डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी. देखिए, एक्सेस में अगर कोई भी चीज होती है तो कहीं ना कहीं क्वालिटी में हमें डिग्रेडेशन दिखाई जरूर देती है, कि हम्म. क्वालिटी कहीं ना कहीं हैम्पर जरूर होती है जब हम्म. मास प्रोडक्शन किसी भी चीज का होता है तो. So, what is the difference between work culture in metro cities like Bangalore, Mumbai, as compared to Chandigarh or the Tri-City? जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटीज की जो हमारी लिटिगेशन है, फर्स्टली आई जस्ट जॉट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स ऑन दैट. उसमें क्या है कि पीपल आर वर्किंग way too hard, because Delhi, as we see, कि हर स्टेट से वहां पर लोग एडवोकेट्स भी आ रखे हैं. Some are practicing in the Supreme Court, few are practicing in the High Court and district courts also. So the competition is very cutthroat over there, Hmm. राइट? तो उनको वहां पे उनकी जो लिटिगेशन टाइमिंग्स है, वर्क कल्चर है, और उनके पास में लिटिगेशन का जितना काम है, वो काफी लॉन्ग आवर्स के लिए चल रहा है. तो जनरली पीपल स्टार्ट वर्किंग देयर एट 7 or 8 in the morning, and working till late nights, probably 12, probably 1, probably 11. It depends upon day to day. So it's not a fixed timing for them. Now coming to Chandigarh, I will say कि initially when I started practicing versus how the time is now, चंडीगढ़ में भी अब काफी सारे चेंजेस आने लग गए हैं. इनिशियली चंडीगढ़ वाज डूइंग गुड, मतलब यहाँ की प्रैक्टिस और टाइमिंग्स बहुत ही बढ़िया थे. एंड देयर इज अ वर्क लाइफ बैलेंस एंड अ फैमिली फैमिली बैलेंस आल्सो. वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अवेलेबल है, बट अब वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है. So, क्या challenges आते हैं एक law student को, and once you become a lawyer, what are the challenges that you face? स्पेसिफिकली इस फील्ड के अंदर जो जहां पर आपने एक हाफ डेकेड लगा करके जब आप एक जॉब के लिए तलाश में जाते हो, तो एक जॉब इजीली जॉब मिलना, या उस लेवल पे आपने इतना टाइम स्पेंड करा है, आपने यू हैव योर नॉलेज एंड एवरीथिंग, उस लेवल का आपको पे स्केल मिलना कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा चैलेंज है, कि Hmm. आपको उस पे स्केल या उस लेवल का आपको जॉब इनिशियल स्टेज पे नहीं मिलता है. Hmm. बिकॉज एवरीबडी वांट्स एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 1 year, 2 year, 3 years. तो Hmm. जो फर्स्ट 1 to 2 year का टाइम पीरियड होता है, वो कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग टाइम पीरियड होता है. वी डोंट गेट अ वेरी गुड पे स्केल इन द इनिशियल डेज. जो इनिशियल डेज में हमें पे स्केल वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर हाफ अ डेकेड,
सिचुएशन वो लेवल पे हमें कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। सो इनिशियली एक स्टूडेंट ने जब अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स कर लिए तो वो कितना अर्न कर सकता है? See again, it depends upon field to field. If you are into corporates, so if you are into good corporates and if you are into very good law firms, हम्म। so generally we have seen the culture is ki, average you are getting 7 to 10 LPA also. If ओके। you are into good law firms and you are into good corporates, 7 to 10, 12, 15 LPA as initial starting practice is something that is being offered. But I would say that is mostly in metropolitan cities. वर्सेस अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट्स में, होम टाउन्स में, अपने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो हम्म। वहां पर क्या है, तो डेफिनेटली दैट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड दैट डिफर्स फ्रॉम आपके रीजन से दूसरे रीजन पे। जैसे जनरल जो यहाँ पर है, इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक juniors are getting somewhere around 15 to 20,000 or maybe 25,000 per month. So if we multiply that, you are getting around 2 to 2.5 probably, or maybe 3 lakhs. ओके। सो कॉर्पोरेट्स जी, में जो भी स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट्स में जाना चाहते हैं तो दे शुड टारगेट मेट्रो सिटीज, क्योंकि वहाँ पे स्कोप ज्यादा है and वहाँ पे पैकेजेस ज्यादा है, देयर फोकस इज ऑन पैकेजेस। absolutely, absolutely. राइट। ओके। सो आपने पीजी डिप्लोमा करा है इन एविएशन लॉज, राइट, फ्रॉम Yes. नालसर हैदराबाद। तो व्हाई एविएशन लॉज एंड क्या उसका स्कोप है एंड व्हाई डिड यू डू दैट डिप्लोमा आफ्टर कंप्लीटिंग योर Okay. मास्टर्स? There was a news when I was in my college time. There was a news that popped up that soon we'll be having Uber key flying taxis and Uber key flying cars. And thereafter, we had this news of कि Mercedes ने अपनी flying car launch कर दी है. So I thought of कि if such things are going to happen in future, what laws do we have for them? Because we need laws to govern each and everything, यस। राइट। तो मेरे को उस टाइम पर कहीं ना कहीं वहां से क्यूरियोसिटी आई एंड आई थॉट ऑफ कि व्हाई नॉट टू डू अ डिप्लोमा इन दिस टू अंडरस्टैंड। तो मतलब दैट वाज स्ट्रिक्टली फॉर माय पर्सनल इंटरेस्ट एंड माय नॉलेज। तो मैंने उस चीज को सोचते समझते हुए एक डिप्लोमा किया था टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, हाउ आर द इंटरनेशनल ट्रीटीज वर्किंग। एंड आई थिंक कि कहीं ना कहीं ये जो है एक एरिया, एक डेवलपिंग एरिया है। इट्स नॉट अ डेवलप्ड एरिया, इट इज अ डेवलपिंग एरिया। सर्टेनली इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सिमिलरली ऐसे और एरियाज हैं जैसे कि मैरिटाइम है। फॉर एग्जांपल जब इनिशियल 2000s में जब आईटी वाज समथिंग न्यू, लॉट ऑफ पीपल डिड आईटी इंजीनियरिंग एंड गॉट गुड पैकेजेस, राइट। सो एंड आईटी का एकदम बूम भी आया। अब आज के टाइम पे एआई है एंड काफी सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लोगों ने अपने प्रोफेशन को चूज करा, बट इट गॉट देम benefits after a point of time. Similarly, I also thought of doing this diploma, thinking कि maybe it will help me in a in a point of time जब इसकी जरूरत पड़ेगी शायद आगे। तो दैट वाज अ थिंग। बट एज आई वाज डिस्कसिंग कि इसके अलावा और भी फील्ड्स हैं, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन है जहाँ पे हमारे पास में बहुत कम स्पेशलिस्ट हैं। हमारे पास में आईपीसी के काफी, वी नीड गुड स्पेशलिस्ट इन दैट। वी नीड गुड स्पेशलिस्ट इन योर maritime laws. We have, but we need more people and their interest in it. We need more people in international laws, humanitarian laws, Hmm. and human rights. All these things. We need people. So I think this will be it from my side. Thank you so much for joining in today. It was a really insightful session, and I hope that it helps students who are wanting to pursue law and want to be a lawyer. So thank you so much for that. Thank you so much for inviting Ishika. I hope it really benefits all our viewers. Yes. Thank you so much. Thank you.